हेलो दोस्तों, भारतीय विज्ञान की परंपरा विश्व की प्राचीनतम वैज्ञानिक परंपराओं में एक है। भारत में विज्ञान का उद्भव ईसा से 3000 वर्ष पूर्व हुआ है। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो की खुदाई से प्राप्त सिंधु घाटी के प्रमाणों से वहां के निवासियों की वैज्ञानिक दृष्टि तथा वैज्ञानिक उपकरणों के उपयोग का पता चलता है। प्राचीन समय से लेकर आधुनिक काल तक भारत के वैज्ञानिक और उनकी खोज सारे विश्व को ज्ञान की राह दिखाते रहे हैं। चाहे शून्य के आविष्कार की बात रही हो या फिर महत्वपूर्ण गणितीय और ज्योतिषीय विचारों की, भारत का नाम इन सभी के साथ सहज रूप से जुड़ा रहता है। प्राचीन काल में चरक, सुश्रुत, आर्यभट्ट, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, नागार्जुन एवं भास्कराचार्य जैसे विश्वविख्यात वैज्ञानिकों से लेकर आधुनिक युग में जगदीश चंद्र बोस, श्रीनिवास रामानुजन, चंद्रशेखर वेंकटरामन, मेघनाथ साहा, सत्येंद्रनाथ बासु जैसे महान वैज्ञानिक हुए, जिन्होंने तमाम असुविधाओं से लड़कर नए नए खोज कर सारी दुनिया में भारत का झंडा लहराया। इस भाग में हम आपका परिचय भारत के कुछ महान प्राचीन वैज्ञानिकों से करवा रहे हैं। यहाँ हम उनके जीवन, खोजों और विचारों को जानेंगे। आप यह जानकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि कई वर्षों पहले कई प्रकार की वैज्ञानिक जानकारियों की खोज प्राचीन भारत में हुई थी। इस अवधि के दौरान विज्ञान और गणित बहुत अधिक विकसित थे एवं प्राचीन भारतीयों ने इस क्षेत्र में बहुत योगदान दिया। चिकित्सा की देसी प्रणाली आयुर्वेद थी जो प्राचीन काल में विकसित हुई थी। दोस्तों, क्या आप आर्यभट्ट के बारे में जानते हैं? चलिए हम जानने की कोशिश करते हैं आर्यभट्ट जी के बारे में। वह कौन थे, कहां से थे और उन्हें विश्व का महान वैज्ञानिक क्यों कहा जाता है? आर्यभट्ट प्राचीन भारत के महान गणितज्ञ, ज्योतिषविद एवं खगोलीय शास्त्री थे। आर्यभट्ट के जन्म के संबंध में कोई ठोस प्रमाण उपलब्ध नहीं है, लेकिन आर्यभट्टिया ग्रंथ में इनका जन्म स्थान कुसुमपुर और जन्म काल संवत 398 लिखा है। बिहार के शहर पटना का प्राचीन नाम कुसुमपुर था, लेकिन आर्यभट्ट का कुसुमपुर दक्षिण में था। 23 वर्ष की उम्र में इन्होंने आर्यभट्टिया की रचना की, जो उनके समय के गणित का सार है। आर्यभट्ट ने अंकों की नई पद्धति को जन्म दिया था। आर्यभट्ट को लोग शून्य का जनक इसलिए मानते हैं क्योंकि उन्होंने अपने ग्रंथ आर्यभट्टीय के गणित पाठ 2 में 1 से अरब तक की संख्याएं बताकर लिखा है। सबसे पहली बार उन्होंने ही पाई का मान 3.1416 निकाला था। इन्होंने बताया कि शून्य केवल अंक नहीं बल्कि एक प्रतीक और अवधारणा है। वास्तव में शून्य के आविष्कार ने आर्यभट्ट को पृथ्वी और चंद्रमा के बीच सटीक दूरी पता लगाने में सक्षम बनाया था और शून्य की खोज से नकारात्मक अंकों के नए आयाम सामने आए। इसके अलावा आर्यभट्ट ने विज्ञान के क्षेत्र में खास तौर पर खगोल शास्त्र में बहुत योगदान दिया और इस वजह से खगोल शास्त्र के पिता के तौर पर जाने जाते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि प्राचीन भारत में खगोल शास्त्र विज्ञान बहुत उन्नत था। खगोल नालंदा में बना प्रसिद्ध खगोल वेधशाला था, जहां आर्यभट्ट ने पढ़ाई की थी। आर्यभट्ट ने अपने सिद्धांत में कहा कि पृथ्वी गोल है और अपनी धुरी पर परिक्रमा करती है। सूर्य एवं चंद्र ग्रहण की वैज्ञानिक व्याख्या भी उन्होंने की थी। इस देश में ऐसे विद्वानों ने जन्म लिया है जिन्होंने न सिर्फ भारत का गौरव बढ़ाया है बल्कि पूरे देश को ऐसे अमूल्य ज्ञान से परिचित कराया। महावीराचार्य उन्हीं विद्वानों में से एक हैं। महावीराचार्य 9वीं सदी के एक भारतीय गणितज्ञ और ज्योतिषीविद थे। ये जैन धर्म का अनुसरण करते थे। ये गुलबर्ग के निवासी थे। इन्होंने गणित इतिहास की एक विशिष्ट कृति गणित सार की रचना की थी, जिसका रचना काल 850 ईस्वी के आसपास माना जाता है। अब तक मिले उनके द्वारा लिखे ग्रंथों से यह अनुमान लगाया जाता है कि वह राष्ट्रकूट वंश के महान राजा अमोघवर्ष नृपतुंग के समय के थे। इनका पूरा जीवन गणित के ज्ञान को समझने और नई खोजों को समर्पित था। इनके लिए गणित सिर्फ रोजमर्रा की जिंदगी में उपयोग वाला ज्ञान नहीं था। इन्होंने गणित की महानता को एक श्लोक के माध्यम से बताया है। बहुभिर प्रलाप्ये किम त्रिलोके साचराचरे यद किंचित वस्तु तत्सर्वम गणितेन बिना नाही। जिसका मतलब है, बहुत प्रलाप करने से क्या लाभ है। इस चराचर जगत में जो कोई भी वस्तु है वह गणित के बिना नहीं है। उसको गणित के बिना नहीं समझा जा सकता। उनकी रचना गणित सार संग्रह में कुल 8 अध्याय हैं। प्रथम अध्याय में रेखा, समय, अनाज, सोना, चांदी तथा भूमि को मापने के पैमाने समझाए गए हैं। आगे के अध्यायों में महावीराचार्य ने क्षेत्र गणित का वर्णन किया है और उन्होंने व्रत, अर्धव्रत, दीर्घव्रत, निम्न व्रत आदि आकृतियां दर्शाई हैं।
गणित सार संग्रह अंकगणित पर लिखा गया पहला पाठ्य पुस्तक है। दुनिया में जॉन नेपियर ने एलसीएम को हल करने का तरीका बताया था, लेकिन भारतीय इसे पहले से ही जानते थे। यह बात गौर करने वाली है, यूरोप में लघुत्तम निकालने की विधि 15वीं सदी में खोजी गई थी, जबकि महावीराचार्य इसका बखान 850 ईस्वी में ही कर दिया था। किसी भी पूर्णांक अथवा भिन्न को एक अंश वाली भिन्नों के रूप में व्यक्त करने के अनेक नियम इन्होंने दिए थे। ये पहले भारतीय गणितज्ञ हैं जिन्होंने इस विषय पर शोध किया था। 13वीं सदी में नारायण पंडित ने इसका व्यापक अध्ययन किया था। महावीराचार्य ने ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करने की विधि बताई। उन्होंने कहा कि राशि ऋणात्मक हो या धनात्मक, दोनों का ही वर्ग धनात्मक होता है। गणित सार के एक अध्याय क्षेत्र गणित में इन्होंने त्रिभुज और चतुर्भुज वृत्त के क्षेत्रफल निकालने की विधियां बताई है। इसके अलावा समद्विबाहु, विषम विबाहु, आयत, विषम कोण, पंचमुख, 3 एवं 4 संस्पर्शी वृत्तों से घिरा क्षेत्र आदि का वर्णन भारतीय गणित में पहली बार किया। हिस्टोरिक नंबरिंग सिस्टम, जिसे हम इकाई दहाई सैकड़ा हजार पढ़ते हैं, या इंग्लिश में 1, 10, 100, 1000, 100,000, 1 बिलियन, 10 बिलियन, इस पद्धति को पढ़ने की भी कला भी भारतीय वैज्ञानिक ने ही दी है, जिसका नाम महावीराचार्य जी है। उन्होंने 24 अंकों तक संख्या को व्यक्त करने की प्रणाली विकसित की, जो इस प्रकार थी: 1, 10, शत, सहस्त्र, 10 सहस्त्र, लक्ष, 10 लक्ष, कोटि, 10 कोटि, अर्बुद, निरर्बुद, खर्ब, महाखर्ब, पद्म, महापद्म, श्रोणी, महाश्रोणी, शंख, महाशंख, क्षिति, महाक्षिति, क्षोम, महाक्षोम। वराहमिहिर ईसा की 5वीं-6वीं शताब्दी के भारतीय गणितज्ञ एवं खगोलज्ञ थे। वराहमिहिर ने ही अपने पंच सिद्धांतिका में सबसे पहले बताया कि अयनांश का मान 50.32 सेकंड के बराबर है। यह चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे। वराहमिहिर का जन्म सन 505 ईस्वी में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। वराहमिहिर ने 3 महत्वपूर्ण पुस्तकें बृहज्जातक, बृहद संहिता और पंच सिद्धांतिका लिखी। इन पुस्तकों में त्रिकोणमिति के महत्वपूर्ण सूत्र दिए हुए हैं, जो वराहमिहिर के त्रिकोणमिति ज्ञान के परिचायक हैं। इन्होंने जल विज्ञान, भूविज्ञान, गणित और पारिस्थितिकी के क्षेत्र में महान योगदान दिए। विज्ञान के इतिहास में वह प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि कोई शक्ति ऐसी है जो चीजों को जमीन के साथ चिपकाए रखती है। आज इसी शक्ति को गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। ये पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने दावा किया था कि दीमक और पौधे भूमिगत जल की उपस्थिति के संकेतक हो सकते हैं। दरअसल इन्होंने दीमक के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी थी कि अपने घर की नमी बनाए रखने के लिए पानी लाने हेतु या काफी गहराई में पानी के स्तर की सतह तक चले जाते हैं। अपने बृहद संहिता में इन्होंने भूकंप बादल सिद्धांत दिया, जिसने विज्ञान जगत को अपनी ओर आकर्षित किया था। वराहमिहिर द्वारा की जाने वाली भविष्यवाणियां इतनी सटीक होती थी कि राजा विक्रमादित्य ने उन्हें वराह की उपाधि से सम्मानित किया था। वराहमिहिर के पुस्तक पंच सिद्धांत में वर्णित है कि चंद्रमा और अन्य ग्रह खुद के प्रकाश से नहीं बल्कि सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं। उन्होंने अपनी पुस्तक बृहद संहिता और बृहज्जातक में भूगोल, तारामंडल विज्ञान, वनस्पति विज्ञान एवं जंतु विज्ञान से संबंधित अपनी खोजों का वर्णन किया है। वनस्पति शास्त्र से संबंधित अपने लेखों में वराहमिहिर ने पौधे एवं वृक्षों से होने वाले रोगों के उपचार के तरीकों का वर्णन किया है। इसके अलावा ये पहले गणितज्ञ थे जिन्होंने एक ऐसे संस्करण की खोज की थी जिसे आज की तारीख में पास्कल का त्रिकोण कहा जाता है। ये द्विपद गुणांक की गणना किया करते थे। दोस्तों, क्या आप बिना डिग्री वाले डॉक्टर से इलाज करा सकते हैं? आपको क्या लगता है कि पृथ्वी का पहला डॉक्टर डिग्री होल्डर था? चलिए हम बताते हैं। 2000 वर्ष पूर्व भारत में स्वघोषित चिकित्सक आचार्य चरक थे, जिन्होंने आयुर्वेद चिकित्सा के क्षेत्र में शरीर विज्ञान, निदान शास्त्र और भ्रूण विज्ञान पर चरक संहिता नामक पुस्तक लिखी। इस पुस्तक को आज भी चिकित्सा जगत में बहुत सम्मान दिया जाता है। चरक आयुर्वेद के पहले चिकित्सक थे जिन्होंने भोजन के पाचन और रोग प्रतिरोधक क्षमता की अवधारणा को दुनिया के सामने रखा। भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में चरक एक महर्षि एवं आयुर्वेद विशारद के रूप में जाने जाते हैं। मौजूदा दौर में भारतीय आयुर्वेद को देश के साथ ही विदेश में भी अपनाया जा रहा है और कारगर माना जा रहा है। आज हम जिस आयुर्वेद को देखते हैं वह महर्षि पतंजलि और महर्षि चरक के श्रम और साधना ही परिणाम है। अल-बिरूनी ने लिखा है कि औषध विज्ञान के हिंदुओं की सर्वश्रेष्ठ पुस्तक चरक संहिता है। संस्कृत भाषा में लिखी गई इस पुस्तिका को 8 भागों में बांटा गया है, जिनको स्थान कहा गया है, और इन्हें 120 अध्यायों में बांटा गया है, जिसमें 12,000 श्लोक और 2,000 दवाइयां हैं। ये 8 स्थान है: सूत्र स्थानम, निदान स्थानम, विमान स्थानम, शरीर स्थानम, इंद्रिय स्थानम, चिकित्सा स्थानम, कल्प स्थानम,
सिद्धि स्थानम। दोस्तों, क्या आप जानते हैं दुनिया का सबसे अच्छा डॉक्टर कौन है? इस लिस्ट में सबसे ऊपर डॉक्टर शियोंग है। डॉक्टर शियोंग को दुनिया के सबसे अच्छे डॉक्टर के रूप में जाना जाता है और यह दुनिया के सबसे अमीर डॉक्टरों में से एक है। वह एक दक्षिणी अफ्रीकी अमेरिकी ट्रांसप्लांट सर्जन और बायो साइंटिस्ट है। इतना ही नहीं, वह अफ्रीकेशन दवा के खोजकर्ता भी हैं, जो फेफड़े, स्तन और अग्नाशय के कैंसर की बेस्ट दवा के लिए जाना जाता है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं प्लास्टिक सर्जरी पहली बार कब हुई थी और किसने की थी? आपको क्या लगता है कि पृथ्वी का पहला डॉक्टर किस देश से था जिसने पहली सर्जरी की होगी? कोई बात नहीं, चलिए हम बताते हैं। हमारे देश में प्राचीन काल से ही शल्य चिकित्सा सर्जरी विकसित थी। इस क्षेत्र में महर्षि सुश्रुत का नाम प्रमुख है। आजकल की प्लास्टिक सर्जरी का उल्लेख उन्होंने सैकड़ों वर्ष पहले ही कर दिया था। सुश्रुत संहिता के उनके द्वारा दिया गया एक ग्रंथ है, जो कि चिकित्सा पर सबसे महत्वपूर्ण जीवित प्राचीन ग्रंथों में से एक है। सुश्रुत प्राचीन भारत के महान चिकित्सा शास्त्री एवं शल्य चिकित्सक यानी सर्जन थे। इनको शल्य चिकित्सा का जनक कहा जाता है। आज से लगभग 2800 साल पहले प्लास्टिक सर्जरी की थी। उन्होंने सर्जरी के लिए 100 से अधिक औजारों तथा यंत्रों का आविष्कार किया। इनमें से अनेक औजार का आज भी उपयोग किया जाता है। सुश्रुत संहिता में शल्य चिकित्सा के विभिन्न पहलुओं को विस्तार से समझाया गया है। शल्य क्रिया के लिए सुश्रुत 125 तरह के उपकरणों का प्रयोग करते थे। ये उपकरण शल्य क्रिया की जटिलता को देखते हुए खोजे गए थे। सुश्रुत ने 300 प्रकार की ऑपरेशन प्रक्रियाओं की खोज की। सुश्रुत ने कॉस्मेटिक सर्जरी में विशेष निपुणता हासिल कर ली थी। सुश्रुत नेत्र शल्य चिकित्सा भी करते थे। सुश्रुत संहिता में मोतियाबिंद के ऑपरेशन करने की विधि को विस्तार से बताया गया है। उन्हें शल्य क्रिया द्वारा प्रसव कराने का भी ज्ञान था। सुश्रुत को टूटी हुई हड्डियों का पता लगाने और जोड़ने में स्पेशलिस्ट थे। ऑपरेशन के दौरान प्रयोग में लाई जाने वाली एनेस्थीसिया की भी खोज उन्होंने की थी। वहीं सुश्रुत को मोटापे व मधुमेह जैसे रोगों की भी जानकारी थी। सुश्रुत ने प्लास्टिक सर्जरी के 8 तरीके और 1120 रोगों का इलाज बताया था। नाक और कान की सर्जरी करने के तरीकों के लिए सुश्रुत की दी तकनीक को ही आज तक सबसे सटीक माना जाता है। इन्होंने शल्य चिकित्सा के साथ साथ आयुर्वेद के अन्य पक्षों जैसे शरीर संरचना, फिजिकल थेरेपी, बाल रोग, स्त्री रोग, मनोरोग आदि की जानकारी भी दी। हमें उम्मीद है कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। इसी तरह के तथ्यों को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।